सोचिए दुनिया के सबसे महंगे और खूबसूरत डिजाइनर कपड़े पहनने वाला इंसान राइट जिसके फैशन सेंस की मिसालें पूरी इंडस्ट्री में दी जाती हैं। राइट, एकदम सेंटर ऑफ अटेंशन। हाँ, जो चकाचौंध के बिल्कुल सेंटर में रहता है, लेकिन वही इंसान खुद को बिना कपड़ों के आईने में देखने से खौफ खाता है। बहुत बड़ी बात है। लाइक वो स्विमिंग पूल में जाने से कतराता है। बाहर से देखने पर वो एक ऐसा बेताज बादशाह लगता है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अंदर से वो आज भी उस डरे हुए बच्चे की तरह महसूस करता है जिसे उसके शरीर के लिए चिढ़ाया जाता था। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एग्जैक्टली और ये किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादास्पद फिल्म निर्माता करण जौहर की। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम राज शमानी के साथ उनके एक बेहद अनफिल्टर्ड यूट्यूब इंटरव्यू और अनमास्किंग द मोगल द करण जौहर क्रॉनिकल्स नाम के एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल को खंगाल रहे हैं। राइट, और ये सोर्सेज काफी इंसाइटफुल हैं। बहुत ज्यादा। हमारा मकसद सिर्फ कोई बॉलीवुड गॉसिप या सुर्खियों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस इंसान की मानसिकता को डीकोड करना है जो एक तरफ पूरी दुनिया को भव्यता के सपने बेचता है और दूसरी तरफ बॉडी डिस्मॉर्फिया और एक गहरे अकेलेपन से जूझ रहा है। और यही वो जगह है जहां से असल कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। मतलब मैं इसे एक उदाहरण से देखना चाहूंगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान एक बेहद खूबसूरत और शानदार महल में रहता हो और उस महल की चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाती हों, लेकिन उस महल की नींव में इतने क्रैक्स हों, इतनी दरारें हों कि उसे हर वक्त छत गिरने का डर सताता हो। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि कैसे किसी व्यक्ति का ये जो बाहरी आवरण है वो उसके आंतरिक संघर्षों को छिपाने का काम करता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि सफलता और पैसा एक ऐसा कवच है जो हर दर्द खत्म कर देते हैं। हाँ, लाइक पैसे से सब ठीक हो जाएगा। राइट, लेकिन जब हम इस पूरी बातचीत और आर्टिकल्स का एनालिसिस करते हैं तो एक बहुत ही अलग तस्वीर उभर कर आती है। करण जौहर का ये जो लार्जर देन लाइफ चार्म है वो असल में एक बहुत ही सावधानी से बुना गया डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब आप उनके बचपन की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। आमतौर पर लोग उन्हें एक बेहद आत्मविश्वासी और प्रिविलेज्ड व्यक्ति मानते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में वो बताते हैं कि उनका बचपन भयानक असुरक्षाओं का दौर था। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उन्हें उनके वजन, उनके चलने के तरीके और बात करने के अंदाज के लिए लगातार बुली किया जाता था। दूसरे बच्चे उन्हें एफेमिनेट कहकर चिढ़ाते थे। ये बहुत ही दर्दनाक रहा होगा। मतलब जब आप बच्चे होते हैं और आसपास के लोग आपको बताते हैं कि आपके होने के तरीके में ही कुछ गलत है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, हम 70 और 80 के दशक की बात कर रहे हैं। ओहो, तब तो कोई अवेयरनेस भी नहीं थी। वही तो, आज के समय में काउंसलर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ की बात होती है, लेकिन 70 और 80 के दशक के भारत में थेरेपी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लड़कों का एक तय साचा था और जो उसमें फिट नहीं होता था उसे निर्ममता से रिजेक्ट कर दिया जाता था। और इस रिजेक्शन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सुनकर मैं सच में हैरान रह गई। मतलब अपनी आवाज में बैरीटोन या भारीपन लाने और मर्दों की तरह चलने के लिए उन्होंने बकायदा 3 साल तक क्लासेस ली। राइट, 3 साल एक बच्चे के लिए कितना बड़ा प्रेशर है। और सबसे रुला देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने पिता से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि वो कंप्यूटर क्लास जा रहे हैं। आप सोचिए उस बच्चे के अंदर कितनी शर्मिंदगी होगी कि वो अपने ही पेरेंट्स को ये नहीं बता सका कि वो अपनी आवाज भारी करने की ट्रेनिंग ले रहा है। ये दिखाता है कि समाज की क्रूरता कैसे जीवन भर का ट्रॉमा बन जाती है। कंप्यूटर क्लास का बहाना एक बच्चे की हताशा थी, नॉर्मल दिखने की, और ये ट्रॉमा कोई भी पैसा या सफलता पूरी तरह मिटा नहीं सकती, जो कि हमें आज भी उनकी लाइफ में दिखता है। मतलब बॉडी डिस्मॉर्फिया कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो इंसान हमेशा ओवरसाइज्ड कपड़े पहनता हो, जो स्विमिंग पूल में उतरने से कतराता हो, कैमरे के सामने हंसना एक बात है, लेकिन अकेले में खुद को आईने में देखने से डरना, ये उस महल की सबसे गहरी दरार है जिसका आपने जिक्र किया था। और अभी हाल ही में उनके वजन कम होने को लेकर भी जो चर्चाएं हुई वो भी इसी से जुड़ी हैं। हाँ, वो ओजेम्पिक वाली अफवाह है। राइट। करण ने इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि उन्हें 15-20 साल से अनडिटेक्टेड थायराइड की समस्या थी। जब पता चला तब उन्होंने 7 महीने तक एक बेहद सख्त ओमाइड या 1 मील अ डे डाइट फॉलो की। 7 महीने? बाप रे। हाँ, और लैक्टोज, ग्लूटेन, शुगर सब पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत निर्दयी है। तुरंत अफवाहें उड़ गईं कि उन्होंने ओजेम्पिक जैसी दवाएं ली हैं। सीधे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर लेना पड़ा तो वो उसे भी खुलेआम स्वीकार कर लेंगे। ये उस इंसान का एटीट्यूड लगता है जो अब दुनिया को साबित करते करते थक चुका है। बिल्कुल, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं बड़ा संघर्ष उनके मानसिक स्वास्थ्य का रहा है। कोविड के बाद इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत ही डराने वाले पैनिक अटैक का जिक्र किया। ओ हाँ, वो एक इवेंट वाला वाकया। हाँ, जो इंसान खुद इवेंट्स की जान माना जाता है, उसे अचानक लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं, हाथ पैर कांपना, पसीना आना। उन्हें वो इवेंट बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। उसके बाद से सोशल एंजाइटी उनका स्थायी हिस्सा बन गई। आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, जिस इंसान को गॉसिप किंग कहा जाता है, जो हर पार्टी में नजर आता है, वो आप महज 5 मिनट रुककर लौट आते हैं। राइट। रोजाना एंटी एंजाइटी दवाएं लेना उनके रूटीन का हिस्सा है। बाहरी दुनिया के लिए वो चुलबुले फिल्म मेकर हैं, लेकिन अंदर से वो रोज एक जंग लड़ रहे हैं। ये पूरा जाल बहुत उलझा हुआ है, लेकिन अगर हम उनके पर्सनल स्ट्रगल से बाहर निकलकर उनके पेशेवर जीवन की तरफ मुड़ें, तो कहानी में एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। और वो टर्निंग पॉइंट एक बहुत बड़े व्यक्तिगत नुकसान से आया था। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि उन्हें धर्मा प्रोडक्शंस एक सोने की थाली में सजाकर मिल गया था, क्योंकि वो यश जौहर के बेटे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। करण ने विरासत में पैसे नहीं पाए थे, उन्होंने अपने पिता से गुडविल पाई थी। राइट, क्योंकि कुछ कुछ होता है से पहले उनके पिता ने लगातार 5 फ्लॉप फिल्में दी थीं, लाइक डुप्लीकेट और अग्निपथ। एग्जैक्टली। कंपनी भारी दबाव में थे और फिर 2003 में उनके पिता को 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 10 महीने के दर्दनाक सफर के बाद 2004 में उनका निधन हो गया। करण उस वक्त केवल 31 साल के थे। 31 साल। एक तरफ पिता को खोने का दुख और दूसरी तरफ कंपनी और 60 वर्षीय माँ की जिम्मेदारी। उन्होंने खुद को अपनी माँ के लिए मजबूत दिखाया। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो दुख या ग्रीफ अक्सर कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बन जाता है। कैटलिस्ट मतलब एक ड्राइविंग फोर्स। हाँ, पिता का जाना उनके लिए सुप्रीम अथॉरिटी और उनके कवच दोनों का छिन जाना था, और उन्होंने उस दुख को तुरंत प्रोसेस भी नहीं किया। हाँ, उनका असली ब्रेकडाउन तो पिता की मौत के लगभग 2-3 साल बाद हुआ था ना, टोरंटो में। बिल्कुल। वो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में मीरा नायर की फिल्म द नेम से एक देख रहे थे। ओह, जहाँ बेटे वाला सीन है। एग्जैक्टली। उस फिल्म ने उनके अंदर के बांध को तोड़ दिया। वो कमरे में वापस आए और लगातार 2 घंटे तक रोते रहे। मतलब जो दुख सालों से दबा था वो बाहर आया। राइट। और पिता के जाने के बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त अपूर्व के साथ मिलकर 15 साल तक 2008 से 2023 तक धर्मा प्रोडक्शंस को एक विशाल ब्रांड बना दिया। लेकिन हाल ही में जो उन्होंने कंपनी के स्टेक्स बेचे हैं, उसको लेकर भी बात हुई है। वो कहते हैं कि इसका कारण पैसों की कमी नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूजिक लेबल में विस्तार करना है। बिल्कुल। और वो अब पहली बार किसी और के पैसों के प्रति अकाउंटेबल महसूस कर रहे हैं, जिससे उनका फोकस और बढ़ गया है। पर यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो क्या करण का ये कंपनी के स्टेक्स बेचना और लगातार एक्सपैंड करना महज एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, या फिर क्या? या ये कहीं ना कहीं इररेलेवेंट या अप्रासंगिक हो जाने के उनके उस गहरे डर से जुड़ा है जिसका उन्होंने इंटरव्यू में जिक्र किया था? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इररेलेवेंट होने का डर बहुत रियल है। जिस दिन आप नजर आना बंद हुए, लोग भूल जाते हैं। और करण ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, उन्हें इवॉल्व होना ही पड़ेगा। और जब धर्मा प्रोडक्शंस के विस्तार की बात होती है तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस साम्राज्य का दरवाजा किन लोगों के लिए खुलता है। आहा, अब हम आ गए हैं उनके जीवन के सबसे बड़े विवाद पर, नेपोटिज्म का चक्रव्यूह। राइट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे वो बच नहीं सकते। हाँ, करण इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं कि उन्होंने किसी का करियर बर्बाद किया है। बल्कि वो तो डेटा देते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने 25 आउटसाइडर डायरेक्टर्स और 50 आउटसाइडर एक्टर्स को लॉन्च किया है। हाँ, उन्होंने आदर्श गौरव, राघव जुयाल और लक्ष्य का जिक्र किया। लक्ष्य की फिल्म किल पर तो 52 करोड़ का दाव लगा था। एग्जैक्टली। उनकी शिकायत है कि मीडिया इन चीजों का क्रेडिट नहीं देता, लेकिन स्टार किड्स के मामले में गालियां बहुत पड़ती हैं। उनका तर्क ये भी है कि स्टार किड्स को पहली फिल्म मिल सकती है, लाइक वो जो फुट इन द डोर होता है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ हुनर या टैलेंट टिकता है। लाइक रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। हाँ, उन्होंने इन्हीं का उदाहरण दिया। और वो मीडिया और जनता पर पलटवार भी करते हैं कि वे ही स्टार किड्स को जिम और पार्टियों के बाहर फॉलो करके उन्हें बड़ा बनाते हैं। अरे हाँ, पैपराजी कल्चर। बिल्कुल, जनता ही उन्हें बड़ा बनाती है और फिर करण को उन्हें कास्ट करने के लिए गालियां देती है। अंततः वो मानते हैं कि दुनिया में उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सफलता में सबसे बड़ा हाथ तकदीर का होता है। पर एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। अच्छा। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है।
करण कहते हैं कि डायरेक्टर जहाज का कप्तान होता है और उन्होंने आउटसाइडर डायरेक्टर्स को मौका दिया है। राइट। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में सारा पैसा, पावर और मार्केटिंग सिर्फ एक्टर्स के चेहरे पर घूमती है? कोई डायरेक्टर के नाम पे तो टिकट नहीं खरीदता। तो क्या डायरेक्टर्स को आगे करना असली मुद्दे से ध्यान भटकाना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बॉलीवुड एक स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, लेकिन हमें जनता की हिपोक्रेसी को भी समझना होगा। हिपोक्रेसी कैसे? क्या वाकई जनता आउटसाइडर्स की सफलता की कहानियां और छोटी फिल्में देखना चाहती है, या उन्हें स्टार किड से जुड़ी गॉसिप पे क्लिक करने में ज्यादा मजा आता है? पपराजी वही बेचते हैं जिसकी डिमांड है। हाँ, लाइक सप्लाई एंड डिमांड का खेल है पूरा। एग्जैक्टली। तो तकदीर और प्रतिभा की इस बाहरी दुनिया से निकलकर अब हम उनके आंतरिक संसार में वापस लौटते हैं। राइट। जो इंसान इतना सब कुछ हासिल कर चुका है, उसकी कहानियों की प्रेरणा और प्यार की परिभाषा क्या है? अगर हम ध्यान दें तो उनकी फिल्में उनके जीवन के अनुभवों का आईना है। हाँ, जैसे कभी खुशी कभी गम उनके माता पिता के लिए एक ट्रिब्यूट थी ना? बिल्कुल, जिसके पहले हाफ में आर्ची कॉमिक्स और दूसरे में पेरेंट ट्रैप की झलक थी। फिर कभी अलविदा ना कहना आई, जो इनफिडेलिटी और स्टेबिलिटी के बीच के तनाव को समझने की कोशिश थी। माय नेम इज खान सेक्युलरिज्म के उनके विश्वास और अवार्ड जीतने की भूख का नतीजा थी। और ए दिल है मुश्किल, वो तो बहुत पर्सनल लगते हैं। वो उनके खुद के एक तरफा प्यार और फ्रेंड जोन होने के दर्द से जन्मी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो एक तरफा प्यार को कमजोरी नहीं मानते। नहीं, वो इसे ताकत मानते हैं, क्योंकि वो भावना पूरी तरह से आपकी अपनी होती है। और प्यार की उनकी परिभाषा भी कितनी अलग है। उनके अनुसार आपको प्यार का असली एहसास तब होता है जब कोई तीसरा इंसान आकर आपके रिश्ते के लिए खतरा बन जाता है। हाँ, वो जो थ्रेटनिंग फीलिंग होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं इसे एक एनालॉजी से देखती हूँ। करण के लिए एक तरफा प्यार किसी ऐसी बैटरी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। बहुत अच्छा उदाहरण है। राइट। जब प्यार का जवाब नहीं मिलता तो वो उस दर्द को बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि उसे एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करके 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म बना देते हैं। ये कमाल की बात है कि कैसे वो अपनी लोनलीनेस या अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अकेलेपन की बात पर मुझे याद आया, उन्होंने खुद को एक बोट या नाव नहीं बल्कि एक एंकर यानी लंगर कहा है। बिल्कुल, जो दूसरों को थामे रखता है। दोस्तों और बच्चों के होने के बावजूद वो खुद को एक तन्हा इंसान मानते हैं। और उसका कारण यह है कि वो अपने रोजमर्रा के विचार किसी से साझा नहीं करते। वो अपने ख्यालों को लेकर बहुत टेरिटोरियल हैं। मतलब कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा नहीं जिसे वो सब कुछ बताते हो? नहीं, और ये असल में एक सुरक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म है। बचपन में जब आपका मजाक उड़ाया गया हो तो आप अपने विचारों को किसी से ना बांटना सीख जाते हैं। ये उन्हें उनके रचनात्मक संसार पर पूरा नियंत्रण देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि ये सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है। एग्जैक्टली। करण जौहर की कहानी सिर्फ चकाचौंध की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हम सभी अपने अंदर की असुरक्षाओं, बचपन के ट्रॉमा और अकेलेपन से लड़ते हुए बाहरी दुनिया के लिए एक परफेक्ट नकाब कैसे तैयार करते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा नकाब जो हमारे दर्द को छुपा सके। हाँ, तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दे। क्या विचार है? देखिए, करण जौहर कहते हैं कि वो एक तन्हा इंसान है जो अपने ख्यालों को दूसरों से साझा नहीं करते और उनका एक तरफा प्यार ही उनकी ताकत है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या दुनिया के सबसे बेहतरीन और रचनात्मक दिमागों को अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए हमेशा एक तरह के भावनात्मक अलगाव या इमोशनल आइसोलेशन की आवश्यकता होती है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या पूर्ण संतुष्टि या सब कुछ पा लेना एक कलाकार के अंदर की आग को बुझा देता है? क्या बेहतरीन कला हमेशा एक अधूरेपन से ही जन्म लेती है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला ख्याल है। तो इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर सोचेगा।